जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शब्द और विचार किसे कहते हैं। अगर आप भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं या 12th के विद्यार्थी हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं दोस्तों, तो ये ऐसा चैप्टर है ना, इसके अंदर से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे सब्जेक्टिव का हो या ऑब्जेक्टिव हो। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर हाल में पूछा ही जाना है इसके अंदर से प्रश्न। तो दोस्तों आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसको पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छा से। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है शब्द विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना समय को गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पहला नंबर प्रश्न है कि शब्द किसे कहते हैं, यानी शब्द क्या है। तो दोस्तों शब्द जो होता है इसका परिभाषा है ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। यानी ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को बोल रहे हैं तो ये ध्वनियों के मेल से ही वह वर्ण बन के और बाहर निकल रहा है, यही तो है शब्द। यानी ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे किताब, किताब को मिलाने से क्या बना किताब, यानी की ध्वनि ता ध्वनि ब ध्वनि, यानी किताब, यानी तीन ध्वनियों को मिलाकर क्या बना किताब। किताब में क्या है, की है, ता है और बा है, यानी किताब। जैसे कि विद्यालय में विद्यालय, यानी ध्वनियों की मेल से ही बन रहा है शब्द। तो दोस्तों विद्यालय, लड़का आदि सब क्या है, यही तो शब्द है। अगर आप किताब बोल रहे हैं, किताब का उच्चारण कर रहे हैं, विद्यालय का उच्चारण कर रहे हैं, या लड़का का या और सारे शब्द जैसे कि हैं तो उच्चारण कर रहे थे, कहीं ना कहीं ध्वनियों के मेल से ही शब्द का निर्माण हो रहा है ना। इसलिए कहा गया है कि शब्द किसे कहते हैं, तो ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद है। यानी अर्थ के दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और एक निर्थक। यानी एक सार्थक शब्द और एक निर्थक शब्द। दोस्तों यहाँ पर समझेंगे कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, यानी सार्थक शब्द क्या है। तो सार्थक शब्द देखिए, वह शब्द जिसका कोई अर्थ न सॉरी सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, यानी कहने का मतलब हुआ वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। यानी कोई भी अगर आप शब्द बोल रहे हैं तो उसका अर्थ निकलना चाहिए, वही तो है सार्थक शब्द। जिसका अर्थ आपको समझ में आ जाए वही है सार्थक शब्द। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कपड़ा, कलम, चावल, यानी जो कपड़ा शब्द है, कलम शब्द है, चावल शब्द है, इसका तो अर्थ निकल रहा है। कपड़ा शब्द का अर्थ निकल रहा है कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं। कलम, कलम शब्द का भी अर्थ है जिससे हम लोग लिखते हैं। चावल, जिसका मतलब कि हम लोग खाना बनाते हैं, यानी चावल, ये खाना बनाने के काम में आता है चावल, तो इसका अर्थ निकल रहा है। यानी जिसका अर्थ निकले, यानी वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकले वही तो है सार्थक शब्द। जैसे कि यहाँ पर देखिएंगे दूसरा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द कहने का मतलब हुआ जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकले, यानी ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ही ना निकले उसे क्या कहेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें टीरो, उट्र, खट, इनका कोई अर्थ ही नहीं है। टीरो का अर्थ क्या होता है, कुछ भी इसका अर्थ नहीं होता है। उट्र का क्या अर्थ होता है, कुछ भी नहीं होता है। खट का अर्थ कुछ भी नहीं होता है। यानी ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकलता हुआ, मतलब कि जिसका कोई अर्थ ही ना निकले वही तो है निरर्थक शब्द। यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो चार भेद है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, तो आप बताएंगे चार। जैसे कि पहला तत्सम। अब बताइए तत्सम क्या है, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द संस्कृत से, कहाँ से, संस्कृत से, यानी जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों, यानी बिना बदले हुए, जैसे मतलब कि उस संस्कृत में है हूबहू वैसे ही आप हिंदी में अगर उस शब्द को एक तरह से कहें कि आप चुरा लेते हैं तो क्या है, वही तो तत्सम शब्द है। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे हिंदी वाक्य में, हिंदी वाक्य में आप देखे होंगे कहीं कहीं पे क्या होता है ना, पूरा वाक्य हिंदी का ही है लेकिन उसमें एक आध दो शब्द ऐसे हैं जो कि संस्कृत के मिल जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जैसे कि कभी कभी आपको हिंदी वाक्य मिल जाता है कि रात्रि हो गई है, तो रात्रि जो है क्या है, रात्रि जो है दोस्तों, ये रात्रि शब्द जो है ये संस्कृत का है, जबकि इसे हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि तत्सम वह शब्द है जो संस्कृत से सीधा हिंदी में बिना किसी बदलाव के आ जाता है, वही क्या है,
तत्सम है। तो यहाँ पर बताया गया है जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों। अच्छा, तत्सम का मतलब होता है तत् जोड़ सम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तत्सम का निकल जाएगा तत् जोड़ सम। देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ, तत् जोड़ सम, यानी कहने का मतलब हुआ तत् का मतलब होता है उसके, तत् मने उसके, या सम मने समान, यानी उसी के समान, यानी ज्यों का त्यों। बिना बदलाव किए आप संस्कृत से शब्द को उठाकर यदि हिंदी में आप डाल दे रहे हैं तो तत्सम हो जाएगा। यानी संस्कृत का शब्द ही क्या है, तत्सम है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए बताया गया कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे कोकिल, मक्षिका, अज्ञान, भ्रम, रात्रि, गृह, क्षेत्र, पत्र, पृष्ठ, भिक्षार्थी, श्रेष्ठ, सौभाग्य, मध्यम, हस्त आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि ज्यों का त्यों संस्कृत से लेकर हिंदी में अगर आप डाल देते हैं उसे तो तत्सम होता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं प्यारे साथियों कि तद्भव, तद्भव क्या है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप विकृत हो गया है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप विकृत हो गया है। विकृत का मतलब क्या होता है सर? विकृत का मतलब होता है बदल जाना, यानी उसके रूप में परिवर्तन हो जाना, बदल जाना। विकृत का मतलब क्या होता है? बदल जाना। जैसे कि मान लीजिए कोई मतलब कि गोरा कलर का है और कोई काला हो गया, तो यानी उसका रूप क्या हो गया? बदल गया। यानी यही कहने का मतलब है, एक कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने गोरा और काला का मतलब कि उदाहरण लिया। तो ज़्यादातर मतलब कि आप लोग को इस पे ध्यान नहीं देना है, गोरा काला पे, ठीक है। देखिए तद्वत संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप विकृत हो गया है, हो गया हो, यानी हो गया है, उन्हें क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे, यानी तद्भव कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई संस्कृत का शब्द है और उसे आप हिंदी में डॉब कर देते हैं, यानी रूपांतरित कर देते हैं, यानी उसको हिंदी में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? तद्भव। जैसे कि देखिए आप हस्त, हाँ अथा सथ, हस्त। हस्त का मतलब क्या होता है? हस्त जो है, हस्त का मतलब हाथ होता है। हस्त का मतलब क्या होता है? हाथ। लेकिन हाथ को संस्कृत में क्या कहते हैं? हस्त। लेकिन यही हस्त को आप जब संस्कृत से हिंदी में लेकर आएंगे तो क्या कहते हैं? हाथ कहते हैं। यानी रूप बदला कि नहीं बदला? ये यहीं पर देखिए, ध्यान दीजिए, हस्त जो है ये तत्सम हो जाएगा। यानी संस्कृत के जितने भी शब्द हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? तत्सम। और वहीं अगर संस्कृत से शब्दों को उठाकर आप हिंदी में ज्यों का त्यों अगर डाल दे रहे हैं वही तत्सम हो जाता है। लेकिन अगर कोई संस्कृत का शब्द है और उसका रूपांतर करके आप हिंदी में लाते हैं, यानी रूप बदल कर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा? वही आपका तद्भव हो जाएगा। जैसे कि हस्त का हाथ हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। जैसे ही हस्त से हाथ हुआ तो क्या हो गया? तद्भव। यानी संस्कृत का जैसे ही शब्दों को कुछ रूपांतर हमने कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो तद्भव हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेत्र, आपको पता होगा नेत्र जो है संस्कृत शब्द है, नेत्र, नेत्र, नेत्र। देखिए नेत्र, नेत्र, और नेत्र को हिंदी में क्या कहते हैं? आँख, आँख, आँख कहते हैं ना? जी बिल्कुल कहते हैं। तो नेत्र जो ये तत्सम है। तत्सम क्यों है? क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है और संस्कृत से जब हिंदी में आया तो ये आँख बन गया। तो ये आँख जो हो गया ये क्या हो गया? तद्भव हो गया। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर समझिएगा अच्छा से आप लोग, देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छा समझिए। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप विकृत हो गया है उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे कोयल, मक्खी, जान, खेत, पत्ता, भिखारी, सेठ, सुहाग, देखिए मझला, आंसू, घर, राजा, गृह, ये क्या है? सभी तद्भव है। देखिए यहाँ पर समझिएगा, आंसू का मैंने क्या बताया? संस्कृत में अश्रु होता है और जब वही संस्कृत से हिंदी में आया तो क्या हो गया? आंसू। यानी रूप इसका बदला कि नहीं बदला? रूप विकृत हो गया, बदल गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए घर, घर को संस्कृत में क्या कहते हैं? गृह। और गृह जो है, ये गृह जो होता है ये तत्सम होता है, लेकिन गृह को जब आप हिंदी में लाए उसका रूप बदल कर तो घर हो जाता है, जो कि तद्भव हो जाता है। यानी जैसे कि संस्कृत का रूप बदल कर हिंदी में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। और जो संस्कृत का शब्द ज्यों का त्यों बिना बदले हुए अगर हिंदी में लाते हैं तो तत्सम होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप अच्छा से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा नंबर पॉइंट है देशज। देशज से समझ में आ रहा होगा, देश का बात हो रहा है, यानी देश के अंदर का। देशज जो शब्द अन्य भाषाओं यानी संस्कृत को छोड़कर या घरेलू बोलियों से लाए गए हैं वे देशज कहलाते हैं। यानी देशज का अगर इससे मैं सटीक परिभाषा आपको देना चाहूँगा तो इससे भी आसान परिभाषा क्या है? देशज जिन शब्दों की उत्पत्ति अपने ही देश में हुई हो उसे देशज कहते हैं। यानी जिन शब्दों की उत्पत्ति अपने ही देश में हुई हो उसे देशज कहते हैं। यानी देश की शब्द को ही देशज कहते हैं। जैसे घरौंदा, बाड़ा,
पेट, छाती, तेंदुआ, लोटा, डोरी, पगड़ी इत्यादि सारे क्या है देशज हैं। डिबिया ये सभी क्या है देशज है। इनकी जो उत्पत्ति हुई अपने ही देश की ये शब्द हैं। ये किसी दूसरे मतलब कि देश के शब्द नहीं है। यदि दूसरे देश के शब्द आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे विदेशज। यानी विदेशी शब्द क्या है विदेशज। यानी जिन शब्दों की उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है उसे क्या कहेंगे देशज। जैसे कि देखिए यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ घरौंदा, जैसे कहते हैं घौंद, घौंद कहते हैं ना, हाँ कहते हैं। बाड़ा, पेट, छाती, तेंदुआ, लोटा, डोरी, पगड़ी, डिबिया ये सारे चीज़ क्या है देशज हैं। अपने ही देश में इनकी उत्पत्ति हुई है, इन शब्दों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इसे देशज कहेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर समझते हैं। दोस्तों चौथा नंबर पॉइंट है विदेशज। जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। या इससे भी आसान परिभाषा है इसका विदेशज शब्द का, जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेश में हुई हो उसे विदेशज कहेंगे। यानी जो शब्द विदेश से मतलब कि जो शब्द विदेशी शब्द हैं यानी जिनका जन्म विदेश में हुआ है तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे विदेशज। यानी आप कह सकते हैं कि जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेश में हुई हो उसे विदेशज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ज़मीन, गुलाब, बाग, अदालत, प्लेटफॉर्म, टिकट, प्रेस, तारीख, कमरा, पादरी, प्याली, कुली, डॉक्टर, हॉस्पिटल आदि जितने भी शब्द है क्या है विदेशज है। यानी जिसकी मतलब की उत्पत्ति विदेश में हुई हो उसे विदेशज कहते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, यहाँ तक तो आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं 3। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताइए कि बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर देखिए रूढ़ी, और दूसरा में क्या है यौगिक, और तीसरा क्या है योग रूढ़ी। यानी रूढ़ी कहिए या रूढ़ शब्द कहिए कोई दिक्कत नहीं, रूढ़ी, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़ या योग रूढ़ी। ठीक है, चलिए अब समझते हैं यहाँ पर कि रूढ़ी शब्द क्या है यानी रूढ़ शब्द क्या है। रूढ़ी का या रूढ़ का है दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। रूढ़ी रूढ़ी शब्द वे हैं जिनके खंड निर्थक होते हैं। यानी रूढ़ी शब्द वे शब्द हैं जिनके खंड निर्थक होते हैं। यानी रूढ़ी शब्द ऐसा शब्द है अगर उसको आप खंडित कर देते हैं यानी 2 पार्ट में 3 पार्ट में तोड़ देते हैं आप, यानी शब्द के आधार पर उसको तोड़ देते हैं। जैसे कि शब्दों को जब तोड़ेंगे ना, खंडित करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो रूढ़ी शब्द कहलाते हैं। यानी रूढ़ी शब्द वे शब्द है जिनके खंड निर्थक होते हैं, यानी तोड़ देने पर उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, वो रूढ़ी शब्द कहलाएगा। जैसे घोड़ा, पानी आदि। अब मान के चलिए घोड़ा यहाँ पर है, देखिए स्क्रीन पे देखिए घोड़ा, घोड़ा को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा घो प्लस ड़ा हो जाएगा कि नहीं। अब बताइए घो का कुछ अर्थ होता है नहीं होता है, ड़ा का कुछ अर्थ होता है कुछ अर्थ नहीं, घोड़ा को तोड़ने से कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, तो ये क्या कहलाएगा रूढ़ शब्द कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए पानी, पानी, अब देखिए पानी को तोड़ेंगे तो 2 पार्ट में क्या हो जाएगा पा प्लस नी। अब बताइए पा का कोई अर्थ होता है नहीं अर्थ होता है, नी का कोई अर्थ होता है कोई अर्थ नहीं होता है। यानी जिन शब्दों को तोड़ने पर कोई अर्थ न निकले उसे निर्थक शब्द कहेंगे। ठीक है, वही चीज़ को यहाँ पर बताया गया है, थोड़ा आप देखिएगा प्यारे साथियों। घोड़ा में घो और ड़ा को अलग अलग कर देने से किसी का अर्थ नहीं निकलता है, अतः यह रूढ़ी शब्द है। यानी जिन शब्दों को आप तोड़ेंगे और उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा उसे आप क्या कहेंगे रूढ़ी शब्द कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यौगिक शब्द को समझते हैं। यौगिक शब्द क्या है। यौगिक शब्द वे हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं। अब देखिए रूढ़ी शब्द में क्या था, उसको तोड़ने पर उसका अर्थ जो था निर्थक आ रहा था, यानी कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, तो रूढ़ी था। लेकिन यौगिक शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनके खंड करने पर उसका अर्थ निकलता है। यानी यौगिक शब्द को जब आप खंडित करेंगे यानी खंड में तोड़ेंगे उसे तो उसका कुछ अर्थ निकलेगा, उसे क्या कहेंगे यौगिक शब्द। यानी यौगिक शब्द वे हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं, उसके कुछ अर्थ निकलते हैं। जैसे पुस्तकालय, गंगाजल, पाठशाला आदि, इनमें आप इनको तोड़ेंगे तो अर्थ निकलेगा। जैसे पुस्तकालय, जैसे कि मान के चलिए पुस्तकालय को तोड़ेंगे पुस्तक जोड़ आलय हो जाएगा, पुस्तक जोड़ आलय होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पुस्तक का अर्थ तो निकलता है, पुस्तक का अर्थ निकलता है, पुस्तक का मतलब किताब,
पुस्तक का मतलब क्या, किताब। पुस्तक का अर्थ निकल रहा है तोड़ने पर। आलय का भी अर्थ निकल रहा है। आलय का मतलब होता है आवास, यानी पुस्तक और आलय को जोड़ने से क्या बना, पुस्तकालय। और पुस्तकालय को तोड़ेंगे तो पुस्तक प्लस आलय, यानी पुस्तक का भी अर्थ निकल गया और आलय का भी अर्थ निकल गया। जब अर्थ निकल गया खंडित करने पर और इनका अर्थ निकल जब जा रहा है तो ये यौगिक शब्द है। यदि इनका अर्थ नहीं निकलता तो ये रूढ़ि शब्द हो जाते, याद रखिएगा। जैसे गंगा जल को तोड़ेंगे तो गंगा जल को यहाँ पे देखिए, गंगा जल को तोड़ेंगे तो गंगा प्लस जल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलिए। हो जाएगा। गंगा का अर्थ निकलता है गंगा, जैसे गंगा माँ कहते हैं तो गंगा अर्थ निकल गया। जल का भी अर्थ निकल गया, यानी गंगा जल। जल का मतलब क्या होता है, पानी। और गंगा का मतलब गंगा माता है, यानी गंगा जी का जल गंगा जल। बोलिए, इसका अर्थ तो निकल जा रहा है। तो जब खंडित करने पर अर्थ निकल जाए उसे क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा से कमेंट पे जरूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि यहाँ पर देखिए जल, यहाँ पर देखिए, यहाँ से इनमें पुस्तक और आलय, देखिए इसी को तोड़कर ये बताया पुस्तक और आलय। गंगा और जल, पाठ और शाला के अलग अलग अर्थ है, अतः ये यौगिक है। बात वही है जो मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, सॉरी तीसरा नंबर पॉइंट को देखते हैं। योग रूढ़ि शब्द क्या है, योग रूढ़ि शब्द। तो योग रूढ़ि वे शब्द हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर लेते हैं, यानी विशेष अर्थ बतलाते हैं। देखिए यौगिक रूढ़ि शब्द वैसे शब्द हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, यानी जो अपने रूप में है लेकिन जब उसको अच्छा से समझिएगा तो उसका कुछ विशेष अर्थ निकलता है। जैसे पीताम्बर, लंबोदर आदि। देखिए इनका विशेष अर्थ होता है पीताम्बर, यानी पीताम्बर, लंबोदर, इनका अर्थ निकलता है कि नहीं। लंबोदर का जैसे कि मान के चलिए, लंबोदर का अर्थ क्या होता है, लंबोदर का अर्थ है जिसका उदर लंबा है, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या है, गणेश। जिसका मतलब कि उदर क्या हो, लंबा हो, उसे क्या कहेंगे, लंबोदर। और लंबोदर किसे कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं, यानी इसका अर्थ निकल गया। लंबोदर यानी गणेश, यानी विशेष अर्थ ये धारण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। लंबोदर क्या है, विशेष अर्थ धारण कर रहा है। जैसे कि पीताम्बर, इसका भी विशेष अर्थ होता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे पीताम्बर, यानी पीताम्बर, लंबोदर आदि। लंबोदर का अर्थ है जिसका उदर लंबा हो, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या है, गणेश। लंबा हो उदर जिसका, यानी उदर यानी पेट, यानी किसका पेट लंबा है, गणेश जी का। यानी लंबोदर का अर्थ है जिसका उदर लंबा हो, अर्थात इसको मतलब किसके तरफ ये इशारा हो रहा है, लंबोदर। लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश जी को। यानी विशेष अर्थ निकल रहा है कि नहीं, यानी जिन शब्दों का विशेष अर्थ निकल जाए उसे क्या कहेंगे, योग रूढ़। जैसे कि पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब क्या होता है, पीला वस्त्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु जी या कृष्ण भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पीताम्बर का अर्थ क्या होता है, विष्णु जी, यानी पीताम्बर का भी विशेष अर्थ निकल जा रहा है विष्णु जी। लंबोदर का भी अर्थ निकल जा रहा है गणेश जी, यानी विशेष अर्थ निकल रहा है, तो ये योग रूढ़ि कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, कौन कौन, एक होता है विकारी और दूसरा क्या होता है, अविकारी। तो विकारी शब्द देखिए किसे कहेंगे, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। सुनिएगा फिर से, विकारी शब्द क्या है, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अर्थात विकार करते यानी परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़का, लड़के, लड़कों। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर जैसे कि एक लड़का है, मतलब एक जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, जैसे कि वो लड़का है तो अकेला क्या कहेंगे, लड़का। जैसे कि मान के चलिए दो आ गए तो लड़के, दो से अधिक आ गए तो लड़कों। जैसे कि लड़कों का बहुत सारा समूह है तो क्या कहेंगे, लड़कों। जैसे कि वह, वे, हरा, हरी, हरे, यानी हरा सब्जी है, हरी सब्जी है, हरे सब्जी है, हरे सब्जी है। ऐसे आप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। यानी लिंग, वचन, कारक आदि कारण जिन शब्दों में विकार यानी परिवर्तन आ जाए उन्हें क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। जैसे जाएगा, जाएगी, जाएंगे, यानी लिंग के आधार पर यहाँ पर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। वचन के आधार पर परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कारक के आधार पर हो रहा है। अगर आप लिंग पढ़े होंगे, लिंग यहाँ पर वचन, कारक, तो आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। जैसे कि मान के चलिए अगर
जैसे कि लिंग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो जिससे स्त्रीलिंग क्या होता है, जिससे स्त्री जाति का बोध हो। पुल्लिंग क्या होता है, जिससे पुरुष जाति का बोध हो। वचन, एक वचन, बहुवचन हिंदी में पढ़े ही होंगे। कारक, कारक के मतलब कि 8 प्रकार है, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, इस तरह करके 8 है कि नहीं है। तो अगर आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं कर पढ़े हैं तो बताइए कमेंट में, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ नोट में आपको बताया जा रहा है, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर नोट में बताया जा रहा है, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के शब्द आते हैं। बताइए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के भी शब्द आते हैं, बहुत सारे आते हैं। संज्ञा आपको पता होगा, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। सर्वनाम, संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द या संज्ञा के बदले में उपयोग किया जाने वाला शब्द ही क्या है, सर्वनाम। विशेषण, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण। क्रिया, जिससे किसी काम के होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। बहुत सारा चीज़ है। चलिए, अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो एक बार कमेंट बताइएगा। संज्ञा, सर्वनाम, कारक पे हम वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए, अविकारी को समझते हैं। अविकारी शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी में देखिए क्या था, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण उनमें परिवर्तन आ रहा था उन शब्दों में, लेकिन अविकारी, विकारी में परिवर्तन और अविकारी में परिवर्तन नहीं होगा। यानी लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे भीतर, बिना और वाह आदि, ये शब्द क्या है, अविकारी है। यानी इनमें कोई विकार मतलब कि बदलाव नहीं होगा। लिंग, वचन, कारक आदि पे इनका कोई बदलाव नहीं होगा। नोट में जैसे कि इसके अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादिक बोधक के शब्द आते हैं। उसमें क्या था, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के शब्द आते थे, लेकिन इसके नोट में देखिए क्या है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक के शब्द आते हैं। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। जैसे कि प्यारे साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं तत्सम एवं तद्भव शब्दों की सूची है। यानी तत्सम से तद्भव में गया है कि नहीं। यानी संस्कृत के शब्द ज्यों कहते हैं, यदि संस्कृत का कोई शब्द आ जा रहा है ना तो तत्सम होगा, लेकिन संस्कृत के शब्दों को ड्रॉप करके यानी बदलाव करके हिंदी में ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुम्हार, कुम्हार संस्कृत शब्द है, यानी ये तत्सम होगा, लेकिन कुम्हार को चेंज करके बदलाव करके क्या बना, कुम्हार। कुम्हार, यहाँ पर देखिए कुंभकार है, कुंभकार से क्या बना, कुम्हार। तो कुंभकार जो है ये तत्सम है, और तत्सम को जैसे ही बदले हम लोग हिंदी में, मतलब कि संस्कृत से हिंदी में, तो क्या बन गया, कुम्हार। जैसे कि पृष्ठ, संस्कृत में पृष्ठ और हिंदी में पृष्ठ को क्या इसका अर्थ दिया गया, पीठ। यानी पीठ का अर्थ क्या होता है, पीठ, और संस्कृत में क्या होता है, पृष्ठ। यानी जो हम लोग का पीठ होता है उसे संस्कृत में क्या कहते हैं, पृष्ठ। और संस्कृत से क्या बना, पीठ। यानी कहीं ना कहीं पृष्ठ को बदल कर हमने पीठ कहा, तो ये क्या हो गया, यही तद्भव हो गया। यानी संस्कृत को जब बदल दिया गया, मतलब कि उसके कुछ मतलब कि रूप में कुछ परिवर्तन कर दिया गया, तो क्या हो गया, तद्भव। आई होप कि दोस्तों आप लोग यहाँ तक अच्छा से समझ पाए होंगे। इन सभी को आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस तरह करने लगे तो बहुत समय लग जाएगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। इस तरह अगर आप रोजाना पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़े। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।